बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब बड़ा गुलगुला था, बड़ा तनतना था जनाब। वो ट्रेड की, अमेरिका के साथ तजारत की, ट्रंप पे बड़े बयान देता था। हम बगले बुझा रहे थे, शादियाने बुझा रहे थे, बादशाह हमारी खिली की खिली जा रही थी। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। हम बड़े खुश हुए। पाकिस्तान की जो कैबिनेट है, जो हुकूमत है पाकिस्तान में, उनको कोई पता नहीं था कि मामलात क्या है। वो आज पता चला कि वो तेल तो हमें लगा गया, हमारे जड़ों में तेल दे गया ट्रंप। उसने अपना टैरिफ जो है वो सिफर कर दिया और पाकिस्तान का 19% कर दिया। और पाकिस्तान आज रोटर्स ने एक जो स्टोरी की है कि पाकिस्तान तारीख में पहली बार अमेरिका से तेल खरीदेगा, खाम तेल खरीदेगा, और जो अक्टूबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। ये तो उसने हमारे साथ बड़ा हाथ कर दिया है। ये कहानी आपके सामने रखेंगे कि इसके असल में ये है क्या कहानी। और फिर मुझे ये बताइए सही बलोच साहब, नून लीग की एक ताकतवर शख्सियत ने हाथ खड़े कर दिए, जी मैं इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्हें ऑफर की गई, उन्हें कहा गया, उन्हें कहा नहीं मैं तो अक़दार की सियासत करता हूँ, मैं इक़्तिदार की सियासत, ये गंदी सियासत मैं नहीं करता। वो बड़ी आम खबर है, ये आपके सामने रखेंगे। फिर मुझे ये बताएं कि आज बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, कोई स्ट्रेटजी उन्होंने तब्दील की, हिकमत अमली तब्दील की जो 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से। और उन्होंने थोड़ी देर पहले मुलाकात की है ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से, और 26वीं आईनी तरमीम के पर तफजात का भी इजहार किया गया। ये रिपोर्टेड चीज़ है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। लेकिन बिस्मिल्लाह आप करें जी ट्रंप वाले मामले से। मेरे ख्याल में शुरू कर लेते हैं गौहर खान साहब वाले मामले से, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सियासत बड़ा हॉट टॉपिक है। बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं बिशारत राजा साहब, क्या पीटीआई के अंदर फैसले इमरान खान के चलेंगे, गौहर खान के चलेंगे, अली अमीन गंडापुर के चलेंगे, या किसी दूसरे तीसरे सड़क छाप किस्म के सियासतदान के चलेंगे? इमरान खान ने आपको एक मनसब पर बिठाया, आपको पीटीआई में आए हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। आपको पता है जब 2024 के शुरू में यहाँ बल्ले के इंतखाबी निशान वाला केस चल रहा था जनवरी में, तो काजी फायज़ ईसा ने अदालत के अंदर, उस वक्त गौहर खान भी मौजूद थे, सलमान अकरम राजा भी वहाँ मौजूद थे, पीटीआई की दीगर जो लीगल टीम के सीनियर वकला थे वो भी मौजूद थे, और इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी जनाब जो हामिद खान साहब हैं वो भी मौजूद थे। काजी फायज़ ईसा के साथ हामिद खान का चूँकि पुराना याराना था, और पीटीआई दौर में जब उनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस भेजा गया था तो हामिद खान ने अपनी हुकूमत की मुखालफत की थी। हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के यहाँ आगे जो लॉन है वहाँ पर खड़े थे जब हामिद खान साहब आए, और उन्होंने आकर हमें अपने उस शोकाज नोटिस का जवाब उन्होंने हमें दिया, और उन्होंने कहा कि ये जवाब मुझे शोकाज नोटिस भेजा गया था पीटीआई की जानिब से कि आप पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो मैंने उस नोटिस के खिलाफ ये जवाब दिया है, तो आप काइंडली ज़रा ये ख़बर चला दें। तो हमें उनके क्लर्क होते हैं या मुंशी, उन्होंने हमें वो जवाब दिया, तो हमने वो ख़बर बना के चला दी कि हामिद खान साहब ने कहा है कि मैंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं की। तो हामिद खान साहब ने ज़ाती कैपेसिटी में और उनके पूरे ग्रुप ने काजी फायज़ ईसा का साथ दिया था, तो काजी फायज़ ईसा के साथ बड़े अच्छे याराने थे। तो उस वक्त काजी फायज़ ईसा ने हामिद खान साहब को उकसाने की कोशिश की और कहा था कि हामिद खान साहब आप इतना अरसा से पीटीआई का हिस्सा हैं, आपकी बड़ी कुर्बानियां हैं, सीनियर रहनुमा हैं, बानी जो अरकान है पीटीआई के उनके अंदर आपका शुमार होता है, तो आपको क्यों नहीं पार्टी का चेयरमैन बनाया गया? गौहर खान को क्यों बनाया गया है? एक सीनियर रहनुमा को छोड़ के जो 2 साल पहले बंदा एक पार्टी में आया उसको क्यों बनाया गया? आपको पता है गौहर खान इससे पहले पीपल्स पार्टी का जी इंतखाबात भी लड़े थे। जी। तो इस वजह से गौहर खान साहब के बारे में कहा गया कि दर हकीकत इमरान खान ने पार्टी गौहर खान के हवाले नहीं की, इमरान खान ने पार्टी दे दी आसिफ जरदारी के हाथ में। ये भी पीपल्स पार्टी वाले इस पर भी छलांगे लगाते रहते और शादियाने बजाते रहे कि ये पार्टी अब गौहर खान नहीं, गौहर खान चूंकि पीपल्स पार्टी का पुराना कारकुन है और वो पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में गया, तो इसलिए दर हकीकत वो अंदर से पीपला ही है, जियाला है पीपल्स पार्टी का, तो इसलिए अब पीटीआई का सारा कंट्रोल आसिफ जरदारी साहब के हाथ में आ गया और जरदारी साहब अब पीटीआई के फैसले करेंगे। यही सुप्रीम कोर्ट में हमारे पीपल्स पार्टी के चाहने वाले कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने इस तरह की ये बातें हमें सुनाई थी। तो हामिद खान साहब को उकसाया गया कि भाई आप क्यों नहीं बने चेयरमैन, गौहर खान को क्यों बना दिया गया, एक नया बंदा जो पार्टी में आया उसको चेयरमैन बना दिया गया, आपका ज़्यादा हक बनता था। उन्होंने पूरी तरह उकसाने की कोशिश की कि हामिद खान साहब को चेयरमैन बनना चाहिए।
लेकिन हामिद खान साहब ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, पीटीआई ने भी इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिया कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत है, इस पर किसी किस्म की कोई राय देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस पर आप देखें कि अब गौहर खान साहब पार्टी के अंदर इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिन का एहतजाज होगा। ये जो सारी मैंने तमहीद बांधी है, ये बताने का मकसद ये है कि भाई आपको हामिद खान जैसे सीनियर लोगों को नज़रअंदाज करके पार्टी का चेयरमैन बनाया गया, इसलिए कि आप इमरान खान के नज़रिए के ऊपर चलेंगे और इमरान खान की बात को बाहर उनके कारकुनों तक पहुँचाएंगे और इमरान खान के जो एक सियासी उनका मौक़िफ़ है उसकी आप हिफाजत करेंगे, उसकी पासदारी करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? आप इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले फ़ैसला किया था जुलाई के पहले अशरे में गालबन कि हमारा एहतजाज, ये तहरीक हम शुरू करेंगे, ये इमरान खान की रिहाई तक ये तहरीक जारी रहेगी। यही पार्टी के रहनुमा हैं अली अमीन गंडापुर और दीगर तमाम रहनुमा ये कहते रहे कि ये तहरीक इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगी और ये ख़त्म नहीं होगी। 5 अगस्त को इस तहरीक का अरूज होगा और 5 अगस्त के बाद भी ये तहरीक हम चलाते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक गालबन जलसा किया उन्होंने, और उन्होंने उसमें कहा जी कि हम इसको 90 रोज़ तक उन्होंने लाहौर में मिर्जा अफरीदी के घर, मिर्जा अफरीदी के घर में, जी 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 जी, तो वहाँ पर उन्होंने 90 रोज़ की कह दिया। अब गौहर खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि हम 5 अगस्त को एक दिन हमारा ये एहतजाज होगा और उस एक दिन के एहतजाज के बाद ये सारी जो एक्टिविटी है उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाज करेंगे, हम हर शहर में रैलियां निकालेंगे और दुनिया को दिखाएंगे, लेकिन ये एक दिन का होगा एहतजाज। उन्होंने यही स्ट्रैटेजी की बात की, उन्होंने कहा हम T20 से ये भी कहा कि वनडे और T20 सियासत नहीं है, ये टेस्ट खेल होता है। तो जब टेस्ट खेल है तो इमरान खान ने तो कह दिया कि सियासत, मेरी जो ये तहरीक है ये आगे चलती रहेगी, तो आप उसको, आपने तो टेस्ट भी नहीं बनाया, T20 भी नहीं बनाया, वनडे भी नहीं बनाया, आपने तो उसको वो 1 ओवर का सुपर ओवर बना दिया कि एक ही दिन होगा और उसी दिन खत्म। भाई ये क्या आपका पार्टी का जो बानी चेयरमैन है वो ये कहता है कि ये तहरीक 5 को पीक पर जाएगी और पीक पर जाने का मतलब है कि ये आगे भी जारी रहेगी। तो आप ये कह रहे हैं जी कि हम एक दिन में, मैं आपको जरा ये उनका क्लिप सुनवाता हूँ और गौहर खान साहब क्या कहते हैं जरा सुनिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आवाज जरा कम है। आप ये बताएं कि क्या ये एक दिन का एहतजाज है या इसको लंबा लेके? नहीं, देखो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज में टैक्स ऑफ 2020 वाली चीजें नहीं होती। फिलहाल एक दिन का हमारा है कि 5 तारीख को जो हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोगों के सामने रहेंगे। तो ये देखें, इमरान खान साहब ने आइंदा के लाए अमल के हवाले से तो बात ही नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी लाए अमल दे, मैं मंजूरी दूंगा। फिर आपने कहा कि इमरान खान ने तहरीक की मंजूरी दे दी है, लाए अमल हिदायत इमरान खान साहब की पार्टी तक पहुंच चुकी हैं। अलीमा खान साहबा से 2-3 बार पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो लाए अमल पार्टी ने बनाया मैं उस पर मुतमईन हूँ, मुझे उससे किसी किस्म का उस पर अदम इत्मीनान नहीं है। और पार्टी अभी तक सिर्फ उस लाए अमल को बता इसलिए नहीं रही ताकि चीज़ें लीक ना हो जाएं, पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों पर सख्तियां ना शुरू हो जाए। अब गौहर खान साहब कहते हैं कि एक दिन का एहतजाज है, एक दिन के एहतजाज के बाद वो अगली तहरीक वो वाली वहीं ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम आगे फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। तो अगर हम अली अमीन गंडापुर साहब वाली बात पर चले तो वो उन्होंने कहा था कि हम 90 रोज़ के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा करवाएंगे। तो इसलिए मुझे यूँ लगता है कि पार्टी के अंदर अब कुछ लोग इमरान खान से ज़्यादा ताकतवर खुद को साबित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर इमरान खान का हुक्म नहीं चलेगा, हमारा हुक्म चलेगा। इमरान खान कौन होता है ये फैसला करने वाला कि तहरीक कब तक और कहाँ तक चलेगी। और भाई अगर आपने एक दिन की बैठक करनी थी तो फिर ये सारे बखेड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको जो सज़ाएं सुनवाई जा रही हैं, ये सज़ाएं तो आपको इसलिए सुनाई जा रही हैं कि आप 5 अगस्त का जो एहतजाज है उसको ज़ायल किया जा सके। जब क़यादत ही बाहर मौजूद नहीं होगी, बड़े बड़े रहनुमा जो जिनको सज़ाएं हो रही हैं वो अब इख्तियारी करार दिए जाएंगे। करार दिए गए कुछ लोगों को। उसकी वजह ये है ना कि जब ये इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, पंजाब हुकूमत अदालत में जाएगी और कहेगी देखें जी ये मुल्ज़िम गिरफ्तारी नहीं दे रहा, इसको इश्तिहारी करार दिया जाए, ये इश्तिहारी हो जाएंगे। तो मुझे बताएं जब ये इश्तिहारी होंगे तो ये किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते। एस्टैब्लिशमेंट आपकी मंजी ठोक रही है और आप ये कह रहे हैं जी कि हम सिर्फ एक दिन का एहतजाज करेंगे। इसका मतलब ये है बशारत राजा साहब कि मुझे लगता है कि कुछ लोग जो PTI के अंदर है शायद वो कम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और उनको ये कहा गया कि आप ये एहतजाज एक दिन का करें, जलसा जुलूस करें, उसके बाद इसको खत्म करें वरना आप सबकी भी बारी आएगी। लेकिन गौहर खान साहब जी जलसा खेलें, कारकुनों को बेवकूफ़ बनाएं
और देखें कि कारकुन पीटीआई की बाहर मौजूद क़यादत से मुतनफ़िर क्यों है, इन पर एतबार करने को तैयार क्यों नहीं है। पार्टी के कारकुनान क्यों कहते हैं कि इमरान खान को पार्टी क़यादत अलीमा खान के हवाले करनी चाहिए, क्योंकि जो जज्बात अलीमा खान के या उनकी दीगर बहनों के, उनके रिश्तेदारों के हैं, वो कभी भी पार्टी रहनुमाओं के वो नहीं हो सकते, क्योंकि खूनी रिश्ता जैसा भी हो कम अज़ कम कहीं ना कहीं जाके वो जोश मारता है, और वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो दूसरी इसमें बात यह है कि इमरान खान साहब के बेटों को बुलवाया क्यों जा रहा है? क्या वो यहाँ पे आएंगे, एक दिन जलसा होगा और उसके बाद वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? नहीं, वो कितना अरसा पाकिस्तान में रह सकते हैं? उनकी जान को यहाँ पर वैसे ही खदशात और खतरात रहेंगे कि वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं और उनके ऊपर खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई हमला हो जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं गौहर खान साहब, ये वाज़े तौर पर इमरान खान साहब की हिदायत और उनकी पॉलिसी की सरीहन मुझे तो ये खिलाफ वर्जी लग रही है। और पार्टी के अंदर क्या फैसले हो रहे हैं कोई नहीं जानता। अभी आपको पता है पिछले हफ्ते ये एक बयान आया इमरान खान साहब का जो ट्विस्ट किया गया, जिसमें से वो चंक ही निकाल दिया गया। जो इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से कोई मुशावरत ही नहीं हुई। हालांकि बाहर ये लिस्ट देते रहे थे कि मिर्जा अफरीदी साहब और नूरुल हक कादरी और दीगर लोग जो है इनके नाम इमरान खान ने इनकी मंजूरी दी है। 6 लोग जिनके नाम पीटीआई की जानिब से दिए गए थे, बैरिस्टर साहब वो लेके आए थे लिस्ट बाहर, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में पिछले दिनों ये खबर आई और जिन लोगों को उस मैसेज का पता था वो इस बात पर हैरान थे कि इमरान खान साहब के ये बयान के अंदर से वो पोर्शन क्यों निकाला गया है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर जो लोग इमरान खान के ट्विटर अकाउंट तक भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर असर और रसूख हासिल कर चुके हैं। ट्विटर अकाउंट के ऊपर कौन सा पैगाम चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये भी अब कुछ लोगों के कंट्रोल में आ चुका है, जिसमें मुमकिन तौर पे अली अमीन गंडापुर और उनके ग्रुप के लोग शामिल हैं। तो अब इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं, तहरीक चलानी है, उनकी रिहाई तक ये तहरीक चलती रहेगी, तमाम लोग इसमें अपना अपना हिस्सा डालेंगे। हाँ, इमरान खान ने ये जरूर कहा था। साहब मुझे ये बताइए कि यार हुकूमत भी कुछ घबराई लगती है, हुकूमत क्यों घबराई हुई है यार? देखिए, हुकूमत की घबराहट इस वजह से है कि आप देखे ना, आपने सजाएं सुनाई, सजाओं का असर हो नहीं रहा। सजाओं की जो बयानिया सजा से आप बनाना चाहते हैं वो बन नहीं रहा। भाई, आपने कहा कि पीटीआई एक मुल्क दुश्मन जमात है, इंतशारी टोला है, दहशतगर्द टोला है, ये रियासत पाकिस्तान लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। आप सजाएं सुना रहे हैं, सजाएं बगैर शवाहिद के सुनाई जा रही हैं, कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। एक जगह पे एफआईआर में बहुत सारे फलाज है यार, एफआईआर के अंदर है। दूसरी बात यह है कि जो गवाह जिनकी बुनियाद पर कल सजाएं सुनाई गई हैं, उसमें एक जगह कहते हैं कि इस गवाह की ये जो फवाद चौधरी साहब और एक और कास्त्रो साहब, उनके हवाले से इनका जो बयान है वो झूठा है। ख्याल कास्त्रो साहब, उनके हवाले से ये बयान गवाह का झूठा है और उसी गवाह के बयान के एक हिस्से को आप दुरुस्त करार दे के लोगों को यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी यार, यहाँ पर बना हुआ है। कौन सा ऐसे लोग थे जो फैसलाबाद में? क्या उमर यूब मौजूद था? नहीं। क्या शिबली फराज मौजूद था? क्या सरताज गुल मौजूद थी? असल में जो सजा का पैमाना रखा गया ना सईद बलोच साहब, ये आखिरी बात करके अगली स्टोरी की तरफ जाते हैं। सजा का जो पैमाना रखा गया वो ये रखा गया, हर वो शख्स जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है, एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज पर तनकीद करता है, बाटा रेट रखा हुआ उन्होंने 10 साल। और इन लोगों को सांचा और इन लोगों को उसी की तरह उसी वजह से उस पैमाने के मुताबिक सजा दी गई है। अच्छा, आगे चलते मुझे ये बताएं, वो जो मशहूर शख्सियत ने हाथ खड़े किए वो आखिर में बात करते हैं, ये ट्रंप ने क्या किया यार? इससे तो हमारा ही तेल निकाल दिया। ये निजाम दिन तो झक्कड़ ही गया सारा हमारा। देखें, ये चीजें होना थी। आपको पता है, मैं तो कल परसों से ये बात कर रहा था कि ये महज धोखा है, नजरों का। आप हमेशा यही कहते होते थे। अमेरिका भारत के साथ एक बेहतर तिजारती मुआहिदा करना चाहता है। कभी वो चीन का बहाना करके भारत को दबाव में लाता है, कभी वो पाकिस्तान की मादनियात की बात करके भारत को दबाव में लाते हैं, कभी वो पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की बात करके भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। हम देखें ना, कल उन्होंने जो बयान दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑयल रिजर्व के ऊपर काम करेंगे और हम वो कंपनी ढूंढ रहे हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान ये तेल के ज़खायर के ऊपर काम करेगी। मुझे बताएं कि, और फिर ये भी कहा कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान ये तेल जो पाकिस्तानी ज़खायर से निकलेगा वो भारत को भी वो एक्सपोर्ट करेगा। तो आप भारत को दबाव में डाल रहे हैं। भारतीय जो हुकूमत और सियासतदान है, पार्लियामेंट है, वो अभी इस दबाव को बर्दाश्त कर रहे हैं। वो ट्रंप के इन बयानात के ऊपर फौरी और रद्द अमल नहीं दे रहे। यार, आप पर 19% टैरिफ लगा दिया उसने ट्रंप ने। अब हमारे 0% कर दिया। मैं उधर ही आता हूँ। देखें, भारत के साथ, अमेरिका के साथ हमारी जो डील हुई
उसमें मादनियात कहा गया कि हम अमेरिका को देंगे, तेल के ज़खायर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हम पाकिस्तान के साथ मिल के एक्सप्लोर करेंगे। फिर आप देखें कि पाकिस्तान से कहा कि आप जो ऑनलाइन ई कॉमर्स के हवाले से जो ख़रीदारी अमेरिका से होगी उसके ऊपर जो टैक्स लगाया था पाकिस्तानी हुकूमत ने, उन्होंने अमेरिकी दबाव पर वो ख़त्म करवा दिया। अमेरिका ने कहा कि आप IMF की फ़िक्र न करें, IMF से हम खुद बात कर लेंगे, लेकिन आप हमारी कंपनियों की खरीदी हुई चीज़ों के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। मुझे ये लगता है कि अगर ये टैरिफ जैसे इन्होंने ज़ीरो किया तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में सस्ती होंगी। मुमकिन है फ़ोन्स वगैरह भी सस्ते हों, जैसे iPhone है जो अमेरिका से आते हैं। फिर आप ये देखें कि ट्रंप साहब की जानिब से ये भी अभी कहा गया गुज़श्ता रोज़ कि वो जो टैरिफ है पाकिस्तान से वो सिफर करवा लिया और अपनी जानिब से 19% कर दिया। भाई भारत के साथ वो गुस्से में है, नाराज हैं, वहां पर टैरिफ है टोटल 25%। हमारे साथ तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल साहब भी गए हैं, 19% ठोक दिया। और एक सुपर डील आपके, सुपर ट्रेड आपके, और हमारा 1 घंटे की मुलाकात थी वो 2 घंटे पर चली गई। हमारी बड़ी अच्छे ताल्लुकात है। हमने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए भी उसको नामजद कर दिया। इसराइली नवाज अमरीकी जर्नैल को हमने पाकिस्तान का सिविल एजाज भी दे दिया, सब कुछ कर लिया हमने। लेकिन भारत से सिर्फ 6% कम टैक्स उसने लगाया हमारे को। नोबेल के नाम के लिए भी नामजद किया। जी नोबेल इनाम के लिए वो इसराइल की हिमायत कर रहा है, गजा पर कत्लेआम की हिमायत कर रहा है, गजा के अंदर जो 2 रियासती सोल्यूशन है उसकी वो उसको रद्द कर रहा है, उसको कबूल नहीं कर रहा, और जो कत्लेआम हो रहा है उसमें अपना हिस्सा डाल रहा है। असला बारूद भारत अमेरिका बहुत शातिर आदमी है यार, उसने आपको तेल लगाया, ये क्या करके तेल हिंदुस्तान लेगा, उल्टा आपको तेल लगा दिया। और आप जो रोटेस की स्टोरी है जी ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आप सितंबर में वहां से खाम तेल खरीदेंगे जो वहां से चलेगा और अक्टूबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। ये अजीबोगरीब यार, ये साइंस को समझ नहीं आ रही। पहली बात क्या साइंस है? देखिए बशारत राजा साहब, पहली बात तो यह है कि हमारा तेल जो ईरान या सऊदी अरब से आता था या दीगर जो खलीजी ममालिक हैं वहां से आता था, तो वो तकरीबन कोई 2 से 3 रोज या 4 रोज के अंदर अंदर शायद पहुंच जाता हूँ। ख्वाजा साद रफीक की बात याद आ रही है, वो कहता था कि इतने शादियाने न बुझाओ, ये दौलतियां भी मारेगा, और वही काम कर रहा है। जी अब देखेंगे ये सऊदी अरब से ये जो हम तेल लेते हैं वो एक तो डेफर्ड पेमेंट पे यानी कि मौखर अदायगियों पे हमें मिल जाता था, बहुत ज्यादा कोई दबाव नहीं होता था। दूसरी बात यह है कि वो तेल की जरूरत हमें पड़ती थी तो वो 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते के अंदर हम जहाज हमारी बंदरगाहों पर उतर जाते थे। अब अमेरिका से जो तेल आएगा वो वहां तक एक तो पहुंचते पहुंचते महीना से 2 महीने लगेंगे, फिर दूसरा कि वो जो सफर जो आप दरामद कर रहे हैं वो जो इंपोर्ट के ऊपर आपके खर्चात हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ रिफाइनरी होगा उसका अलग सा खर्चा होगा, अलग खर्चा होगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका तेल कहाँ से निकाल रहा है? खलीजी ममालिक से, ईरान, इराक से, शाम से और इस तरह दीगर ममालिक से। वो वहां से तेल निकालेगा, हमने वहां से तेल लेने की बजाय वो तेल निकाल के पहले अमेरिका अपने पास ले जाता है, वहां से हम इंपोर्ट करेंगे, 2 महीने बाद वो हमारे पास पहुंचेगा, अखराजात उससे डबल हो जाएंगे। आपको पता है सिर्फ जो साहिवाल का कोल पावर प्लांट है, मैं अब आपको बताता हूँ कि साइंस क्या है। अब देखिए कि हमारे यहाँ जो कोल पावर प्लांट है, कोल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, दरामद करते हैं, कोयले का प्लांट हमने कहाँ लगाया हुआ है? साहिवाल चीचावतनी रीजन में, बिल्कुल एक बड़ी निकलता ही नहीं है, बहुत जरखे जरई जमीनें हैं और वहां पर हमने लगाया। अब वो कराची की बंदरगाह पे उतरता है, वहां से ट्रेलर्स के जरिए वो यहाँ पर आता है और जितनी कोयले की कीमत हम कीमतें खरीद लेते हैं उससे ज्यादा उसके अखराजात गुना बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन पे लग जाते हैं। तो इस वजह से साहिवाल के पावर प्लांट से जो पैदा होने वाली बिजली है ना वो हमें 50 रुपए या 60 रुपए फी यूनिट पड़ रही है। तो मुझे बताएं जो तेल आप अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसने हमारा तेल निकाल दिया। अंदाजा होगा बिजली महंगी होगी, आपके मुल्क के अंदर हर चीज महंगी होगी। तो अमेरिका ने तेल यहाँ से निकालना था, पाकिस्तान के अंदर से एक्सप्लोर करना था, उसने हमें अपना बेचना शुरू कर दिया। उसने कहा पहले तो हमसे खरीदे। तो ये मुल्क दुश्मन डील थी तिजारती जो अमेरिका के साथ की गई है। यार आप देखें पापुआ न्यू गिनी है, चाड है, इसके अलावा नॉर्वे है, अफ्रीका के जो पसमानदा तरीन ममालिक हैं वो भी हमसे कम टैरिफ है। वर्ल्ड कंट्री जी, भारत के साथ इतना गुस्सा, और भारत का और पाकिस्तान के टैरिफ में फर्क कितना, सिर्फ 6%। तो हमारे साथ अगर इतनी खुशियां और इतने प्यार मोहब्बत के बाद ये सलूक है तो अगर वो इलो करके पाकिस्तान के साथ इलो करके हमें तेल लगाया गया। अगली स्टोरी की तरफ बढ़े। चलें। सैयद बलोच साहब, मुझे बताएं कि ख्वाजा साद रफीक का जिक्र आया था दौरान जब हम बात कर रहे थे दौलतियां मारने के हवाले से, मैंने बात की थी। ये जो लाहौर हल्का खाली हुआ है, मियाँ मोहम्मद अजहर साहब का जो रहलत फरमा के अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे,
ख्वाजा साद रफीक साहब को बहुत जोर लगाया गया कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें, इंतखाबात में हिस्सा लें। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा भाई मैं इक़्तिदार की सियासत करता हूँ, ये चवलपन मैं मुझसे नहीं होता। देखें, मेरे ख्याल में ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपनी सियासत को कुर्बान किया, लेकिन वो अपनी पगड़ी बचा गए। पगड़ी बचा के बड़ी बात, क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये शॉर्ट टर्म फ़ायदा सबको पता है। राना सनाउल्लाह साहब को पता है। आप गुजरांवाला में चले जाएं, गुजरात में वो आबिद रज़ा कोटला साहब हैं। जी जी, वो जो गुजरात के साथ, बिल्कुल गुजरात से नून लीग के ज़िला सदर भी हैं। आप उनको देख लें। अभी 2-3 दिन पहले तारिक बशीर चीमा साहब जो नून लीग के सियासी इत्तेहादी हैं, क्वाफ लीग के सेक्रेटरी जनरल बहावलपुर से, उन्होंने क्या बात किया? उन्होंने तो नवाज शरीफ को बेगैरत कह दिया। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी बेगैरती हो नहीं सकती कि आप एक इलेक्शन हार जाए और उसके बावजूद आप हल्फ उठा के आप असम्बली के रुकन बन जाए। तो जहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी मेरे ख्याल में वो बेइज्जती प्रूफ हो चुके हैं। और जब आप इस तरह अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, अपनी रूह शैतान के हवाले करते हैं ना, तो फिर पीछे आपके पास ऑप्शन होते कोई नहीं है। ख्वाजा साद रफीक और शेख रुहेल असगर, ये दो ऐसे मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती कारकुन इनको कहें, जिनके बारे में ये दावा किया जाता था कि लाहौर के अंदर नवाज शरीफ हार सकता है, शहबाज शरीफ हार सकता है, मरियम हार सकती है, हमजा हार सकता है, बाकी नून लीग के बड़े बड़े थम हार सकते हैं, लेकिन अयाज सादिक, लेकिन ये दो बिल्कुल अवाम के अंदर से उठे हुए दो सियासी कारकुनान हैं। इनका हारना मुमकिन ही नहीं। हर वक्त अवाम के साथ रहते हैं, जीना मरना अवाम के साथ। लेकिन पीटीआई ने इन दोनों बड़े सतूनों को भी उधर लाहौर के अंदर शिकस्त दी है। तो ख्वाजा साद रफीक को भी ये बात पता है कि यार अगर मैं हार सकता हूँ ना, तो फिर नवाज शरीफ और दीगर तो कोई यहाँ से जीत नहीं सकते। अगर शेख रुहेल असगर यहाँ से हार सकता है ना, तो फिर नून लीग का कोई बंदा यहाँ से नहीं जीत सकता। और ये वो दो लोग हैं। शेख रुहेल असगर को भी कहा गया था कि आप ले लें, उन्होंने भी लानत भेजी थी कि मैं ऐसी असम्बली की रुकनीयत के ऊपर, जावेद हाशमी की तरह। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात है कि ख्वाजा साद रफीक ने जाती वजूहात पर या किसी भी वजह से, राना मशहूद का नाम आ रहा है। राना मशहूद वही है ना, ये आपका विजन है सर? जी जी, आपका विजन वाले, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, बहुत सारे। देखिए, इक़्तिदार को ना करना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। ख्वाजा साद रफीक साहब ने इनकार किया, उनकी पीटीआई के साथ इख्तलाफात भी हैं, वो बड़ी कड़वी कसीली किस्म की तनकीद भी करते हैं, लेकिन इस तरह के फैसलों से ना सियासतदानों यार निसार चीमा साहब हैं गुजरात, डॉक्टर निसार चीमा, उन्होंने इनकार किया। बल्कि आपको पता है, सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने अपना शिकस्त तस्लीम की। आबिद रजा कोटला साहब ने की, राना सनाउल्लाह साहब ने की, शेख रुहेल असगर साहब ने की, ख्वाजा साद रफीक साहब ने की, और बड़े बड़े खुरम दस्तगीर ने की। दस्तगीर ने, देखे, मैंने वो तस्वीर देखी थी उस लड़के की जो मुबीन भट्ट है, नौजवान। ये खुरम दस्तगीर साहब उस वक्त गालबन MNA और वफाकी वजीर थे, और ये मेहमान खुसूसी के तौर पर उसकी शादी में शरीक हुए थे, उसके वलीमे में शरीक। और खुरम दस्तगीर ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की कि मुझे ऑफर की गई सीट, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेता, मैं हार गया हूँ, मैं क्यों लूँ? देखिए, ये एक नाम लोग तो हैं ना, ऐसे लोग हैं। जी जी, नवाज शरीफ साहब ने फिर वो तोक गले में क्यों डाला यार? देखिए ना, मैं यही बात कर रहा था कि जब आप सौदा करते हैं ना अपने ज़मीर का, अपनी रूह का, तो फिर पीछे आपके पास ऑप्शन कोई नहीं। इसी वजह से आप बेइज्जती प्रूफ असर ही नहीं करती बेइज्जती। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की सियासत को भयानक अंजाम यार, ख्वाजा साद रफीक ने, खुशकरावी है ना, खुशकरावी, इसने ख्वाजा साद रफीक ने नवाज शरीफ की सियासत को खुशकरावी के अंदर घोते दे के खर्क कर दिया। पीछे आपके पास कौन सी साख बची है यार? आपके अपने नजरियाती लोग, आपके अपने रफीक जो मुश्किल वक्त आपके साथ खड़े होते थे, आज अगर वो आपके इस सियासत को कबूल नहीं कर रहे, आपकी पॉलिसी को कबूल नहीं कर रहे, तो मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब एक बार फिर कहीं तन्हाई में बैठें और तन्हाई में बैठते हुए अपने किरदार पर और अपने गुज़श्ता 3 साल की सियासत के ऊपर गौर करें। मेरे ख्याल में आपने वो जमा पूंजी आपने कहाँ पर गिराई है, वो आप ढूंढें, आपको मिल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आपको अपने किरदार का जो बात आपने सईद बलोच साहब की, बहुत शुक्रिया आपका इस बात, इस कमेंट्स के साथ बात खत्म करो। जो बात आपने की ना कि ख्वाजा साद रफीक ने सियासत कुर्बान की और पगड़ी बिछाई, बेहद तो पर ख्वाजा साद रफीक साहब को यह अदराक हो चुका है कि ये निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चलेगा, बिल्कुल, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सियासत, उन्होंने सियासत वक्ती कुर्बान की है, लेकिन अपना सियासी कद काठ उन्होंने बढ़ाया है। सर, कल को पता क्या ठीक है, हो सकता है कि कल को इमरान खान साहब जेल से बाहर है और वो ख्वाजा साद रफीक साहब से कहें, ख्वाजा साहब मैं आपको वेलकम करता हूं, आ जाए आप, ख्वाजा साहब बाने खोल कर चले जाओ। और कल को अगर वो पीटीआई में आते हैं तो पीटीआई वाले उनकी कदर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने इस करप्ट, मैं आपको बताता हूँ ख्वाजा साद रफीक का इमरान खान कितना एहतराम करता है।
2018 में भी बड़ी कोशिश की। ये यहाँ पर हाई कोर्ट में सुन रहा था ये बात। हाई कोर्ट में इमरान खान साहब एक पेशी पर आए, तो वो जब कमेटी बनाएगी दूसरी तरफ से ना 2023 में तो पीटीएम की तरफ से मज़ाक़ात के हवाले से, 23 तो इमरान खान साहब ने पूछा कि दूसरी तरफ कौन कौन से लोग हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक भी है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसका मतलब है यार हुकूमत संजीदा है, ख्वाजा साद रफीक मौजूद है तो हुकूमत संजीदा है। इतना रिगार्ड करते हैं ख्वाजा साद रफीक साहब का इमरान खान साहब। मुझे और सईद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।